किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, भारत में बकरी पालन को ग्रामीण अंचलों की अगर हम बात करें तो पहले से ही परंपरागत पशुपालन के रूप में अपनाया जा रहा है, लेकिन अब बकरी पालन को व्यावसायिक पशुपालन के रूप में भी अपनाया जा रहा है। कारण यह है कि यह कम लागत का धंधा है, इससे मुनाफा अधिक होता है। तो किसान भाइयों, आज का जो विषय रहेगा वो होगा बकरी पालन से लाभ। तो बकरी पालन से होने वाले कौन कौन से ऐसे लाभ हैं, इनके बारे में हम आपसे किसान भाइयों से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, और ऐसे कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाकर आप बकरी पालन को एक लाभ का धंधा बना सकते हैं। किसान भाइयों, आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी, जो कि प्रोफेसर हेड हैं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी को राम राम। और साथ ही साथ किसान भाइयों, हमारे बीच में निखिल खरे जी मौजूद हैं, जो कि एक पशुपालक हैं, भोपाल से हमारे बीच में आए हैं। निखिल खरे जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए किसान भाइयों, चर्चा करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और बात करते हैं हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बकरी पालन की अगर हम बात करें तो वर्षा ऋतु चल रही है, तो डॉक्टर साहब ऐसे समय में ऐसे कौन कौन से विशेष कार्य हैं जो चल रहे हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। वर्षा ऋतु चल रही है, निश्चित रूप से प्रदेश में एक अच्छी बारिश की हमने अभी संभावनाएं देखी हैं। बकरी पालन एक बहुत लाभ का व्यवसाय है। जैसा कि ये प्रदेश की मंशा है, राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। निश्चित रूप से बकरी पालन एक मुनाफे का व्यवसाय है, कम लागत में लगने वाला, कम स्थान पर लगने वाला। और बकरी से जो उत्पाद हैं, चाहे वो मांस हो, चाहे वो खाल हो, चाहे उनकी उर्वरक खाद हो, चाहे दूध हो, इन सब का मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। साथ ही साथ बकरियों में प्रजनन दर बहुत ही अच्छा है, एक बकरी से 2 से 3 बच्चे जन्म ले सकते हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार की डिमांड और जिस प्रकार की शासकीय योजनाएं हैं, वर्तमान समय में यदि हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ अपनी आय को दोगुना करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बकरी पालन एक लाभ का व्यवसाय के रूप में सिद्ध होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का और हम सभी का मानना है। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि यह एक बहुत ही आर्थिक लाभ का व्यवसाय है और बहुत कम समय में ये व्यवसाय आप तैयार हो जाता है। बकरी पालन से वहीं हम आर्थिक लाभों की भी बात करें डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे। बकरी पालन से हमारे किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें कि बकरी का जो मांस है, मांस उत्पादन में बकरी इसलिए जानी जाती है। और साथ ही साथ हमको बकरियों का दूध मिलता है। दूध में वसा के जो कण हैं वो बहुत छोटे हैं, इसलिए दूध की पाचकता सुपाच्य बहुत है। साथ ही साथ जो बकरियों की जो उर्वरक जो खाद है उसे भी नर्सरी में किसान भाई हमारे किसानों में खेती में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इनकी खाल जो है वो कि चमड़ा उद्योग है, लेदर इंडस्ट्री, वहाँ पर उपयोग होता है। तो निश्चित रूप से बकरी जो है एक समग्र प्रकार से लाभ का व्यवसाय के रूप में सिद्ध होती है। जी जी जी। निखिल खरे जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। खरे जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से खेती के साथ साथ आप पशुपालन करते हैं। देखिए, खेती के साथ साथ पशुपालन करना बहुत आसान है, क्योंकि जो खेती के जो पदार्थ हमारे निकलते हैं, भूसा है और जो हमारे पास जो दाना होता है लास्ट में बच जाता है खेतों में, तो वो सब हम उनको खिलाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पशुपालन में लागत भी कम हो जाती है। और जो हमारे पशुओं की जो गोबर और मेगनी इत्यादि से जो बकरियों के इससे आती है जो खाद मिलती है, तो वो हमारे खेतों को उपजाऊ करती है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक धंधे हैं और दोनों साथ में करें तो एक अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात बताई खरे जी ने कि खेती के साथ साथ यदि पशुपालन भी हमारे किसान भाई करते हैं तो उनको आर्थिक रूप से लाभ ही होता है और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी उनका जनरेट हो जाता है। खरे जी, वर्षा ऋतु का समय है, तो ऐसे समय में पशुओं की क्या विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। देखिए, जहाँ तक है सभी पशुपालक भाइयों ने अब तक अपना टीकाकरण तो करा ही लिया होगा। और यदि नहीं भी कराया है, किसी कारण से यदि पशुओं को इस समय जैसे मुंह पका, खुर पका की बीमारी होती है, अफरा की होती है, दस्त लगने की, इस टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं, तो तुरंत भी बीमारियों को बढ़ने ना दें और उनसे डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और इसके अलावा समय पर टीकाकरण के अलावा जो अपने पशुपालन का जो शेड होता है उसकी साफ़ सफाई, क्योंकि इस समय कीट और विषाणु ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलते हैं, तो एक
कोशिश करें कि उसका अपन फर्श जो होता है वो बिल्कुल सूखा हुआ हो, जिससे कोई इस टाइप की कीट लोग ना आ पाएँ। और दूसरा, उसके आसपास की जो नालियाँ उसमें पानी का जमाव ना हो। यदि जमाव होता भी है तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के या फिनाइल से उसकी सफाई लगातार करते रहें और पीने का पानी साफ़ रखें पशुओं का हमेशा। तो जो आपातकालीन जो बीमारियां होती हैं उनसे अपन बचाव कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि जैसा कि खरे जी बता रहे थे कि भाई शेड का जो निर्माण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, फर्श गीला नहीं होना चाहिए। बकरी के मामले में सर आप क्या बताना चाहेंगे, इनका शेड का निर्माण और इनके रखरखाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बकरी पालन हमारे किसान भाई 2-3 तरीके से कर सकते हैं। या तो अपने घर के आंगन में, घर के बाड़े में, घर के पिछवाड़े में, अथवा एक शेड बनाकर आप जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं वो शेड में भी बकरी पालन कर सकते हैं। निश्चित रूप से जैसा कि अभी हमारे प्रगतिशील किसान जी ने बताया कि शेड का निर्माण खुली हवादार स्थान पर हो, उसमें हवा अच्छी आती रहे हो, साथ ही साथ स्वच्छता उसमें बनी रहे। एक बात का ध्यान दें कि एक बकरी के लिए 15 से 20 वर्ग मीटर का वर्ग फुट की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उसका, और साथ ही साथ जो मैंने बताया कि बकरी का जो पालन है, जो बकरी व्यवसाय है पूरा, यह नमी आधारित है। अर्थात जो फर्श है, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, फर्श में बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भुरभुरी मिट्टी है, जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर बकरी पालन बहुत अच्छे से होता है। यदि हमारे भाई किसान भाई शेड बनाकर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो बांस के पट्टिए हैं, लकड़ी के पट्टिए हैं बांस, उससे नमी को दूर रखने का भी ऐसा कर सकते हैं। तो बांस से और लकड़ी का प्रयोग करके वो निश्चित रूप से नमी जो है और स्वच्छता वो पूरे शेड में बनाकर रख सकते हैं। मतलब महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि शेड का निर्माण ऐसा हो कि जहाँ पर नमी ना हो। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है और आज का कार्यक्रम है बकरी पालन से लाभ। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी, जो कि हैं प्रोफेसर हेड पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से। डॉक्टर साहब, आपका पुनः कार्यक्रम में स्वागत है। और साथ ही साथ भोपाल से एक पशुपालक के रूप में हमारे बीच में निखिल खरे जी भी मौजूद हैं। निखिल खरे जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे यदि नमी हो जाती है शेड में, किसी कारण से नमी हो जाती है, तो इससे बकरियों को क्या नुकसान हो सकता है? जी, देखिए, वैसे बकरी को आज की चर को सुश्रुत कहा है। बकरी बहुत सारी वनस्पति का ज्ञान रखती हैं जो चरागाह में जाती थी, तो निश्चित रूप से इनके जो दूध में औषधीय गुण बहुत है। परंतु साथ ही साथ जैसा भी चर्चा में ध्यान में आया कि बकरियों में जो फेफड़ों का जो संक्रमण है, जिसे हम न्यूमोनाइटिस कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, ये बहुत जल्दी उनके खुर के माध्यम से उनमें फैलता है। इसलिए एक बार निमोनाइटिस हुआ, नाक बहने के सिम्टम आ गए, सर्दी खांसी दिखी, शरीर का तापमान कम हुआ बकरी का, तो निश्चित रूप से ये संक्रमण बकरियों के लिए हानिकारक होता है। इसमें मृत्यु दर में भी बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जो आर्द्रता है, जो पानी है, जो मॉइस्चर है, उसको कम से कम रखें और कहीं ना कहीं न्यूमोनाइटिस जो निमोनिया है, जो लंग का संक्रमण है, उसको बचा कर रखें। टीकाकरण तो मैंने आपको बता दिया, जैसा कि चर्चा में आया भी कि वर्षा ऋतु के पहले PPR है, गोट प्लेग है, अफरा है, इन सब की बीमारियों के लिए टीकाकरण भी आवश्यक है। बाई चांस यदि मान लीजिए किसी बकरी को कोई संक्रमण लग भी गया है, तो ऐसे में पशुपालक भाई पहला कदम क्या उठाएगा? यदि संक्रमण लगा है तो निश्चित रूप से पहले तो स्वच्छता, जिसकी बात आई है, स्वच्छता रखें। नज़दीक के जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम बात करते हैं, उपचार करते हैं, तो हमारे जो विस्तार अधिकारी हैं पशु चिकित्सा के, जो पशु चिकित्सक हैं, उनसे संपर्क करें। हम जो घरों में इलाज करते हैं कि हींग के साथ में और हल्दी के साथ में वो कर सकते हैं गुड़ में रखकर, लेकिन परंतु चूंकि निमोनाइटिस है, लंगों का संक्रमण है, इसलिए निश्चित रूप से इसमें एंटीबायोटिक और जो सपोर्टिव थेरेपी वो चलेगी। इसलिए पशु चिकित्सक से संपर्क करके और तुरंत इसका उपचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। खरे जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक पशुपालक को लगातार एक वेटनरी डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और उनसे हमेशा जानकारी लेता रहना चाहिए, क्या बात कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो होता है कि पशु चिकित्सक से लगातार संपर्क में रहें और टीकाकरण का विशेष महत्व रहता है इसमें। और इसके अलावा मैं पशुपालकों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि पशु आपका संक्रमित होता है तो उसको एक अलग बाड़े में रखें। मतलब जो एक सामान्य पशु है जो ठीक ठाक अवस्था में, उससे थोड़ा सा अलग रखें,
उनका बाड़ा एक अलग बनाएं, जिससे इनकी किसी को किसी प्रकार की रोग लग ना सके, जी जी। है ना। और ख़ास तौर से बरसात में जो कीट होती हैं, मक्खी होती हैं, मच्छर होती हैं, तो लगातार आसपास में आप जैसे नीम की पत्तियों का धुआं करें, या हो सके तो थोड़ा सा मच्छरदानी गेट के आसपास लगा दें, और जो बारिश की बौछार आती है उससे बचाएंगे तो पशु भीगेगा नहीं। और जो जैसे जहाँ तक आजकल गांव में काफ़ी लोग होते हैं जो पेड़ के नीचे पशु बांध देते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और पशुओं को अपना सुरक्षित शेड में रखें। बिल्कुल। खरे जी, वहीं हम बात करें लागत की, तो खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं और साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं, तो पशुपालन से खेती में लागत में किस प्रकार से कमी आ रही है? देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी खेती जो है वो ऑर्गेनिक हो जाती है, क्योंकि जब आपके पास खाद उपलब्ध है तो और जैविक पदार्थ उपलब्ध है, तो जो ऑर्गेनिक खेती के आपको क्या होता है कि दाम भी थोड़ा सा मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं। और जहाँ तक है बकरी का दूध है या गाय का दूध है, इससे गाय के दूध से बना घी है, इसकी भी एक रेट के हिसाब से देखें तो एक ज़्यादा मिलता है मार्केट में, और इनकी खपत भी बहुत अच्छी है। तो आदमी की मतलब किसान की आय तो बढ़ती है ना। और इसके अलावा भी जैसे साथ में छोटे छोटे, यदि एक बड़ा पशु है उसके साथ आपने छोटा पशु भी पाल लिया, मुर्गी भी पाल ली, तो अंडे का व्यवसाय हो गया, दूध का व्यवसाय हो गया, बकरी के दूध का व्यवसाय हो गया, बकरी के मांस का व्यवसाय हुआ, तो ये आपको एक 12 महीने की, जो ऐसे पशुपालक लोगों के लिए और किसानों के लिए एक जो 12 महीने का काम नहीं रहता था, वो एक तरह से 12 महीने की आपको हर महीने की एक इनकम स्थायी रूप से बन जाती है। जी, बहुत अच्छी बात बताई निखिल खरे जी ने कि खेती के साथ साथ यदि पशुपालक भाई पशुपालन भी करते हैं तो उनको 12 महीने उनकी एक आय का एक जरिया, एक स्रोत बन जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बकरी पालन में किस नस्ल की बकरियां अधिक लाभकारी होती हैं? जी, जैसा कि हमारा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसमें आप देखेंगे कि 4 प्रकार की जो बकरियों की प्रजातियां हैं उनका प्रचलन इस समय है। जमुनापारी एक बकरी की प्रजाति है जो दुग्ध के लिए और साथ साथ मांस के लिए जानी जाती है, परंतु मूल रूप से दुग्ध रूप के लिए है। राजस्थान से आई हुई एक है सिरोही नस्ल, उसका भी इस समय प्रचलन बहुत अधिक है। साथ ही साथ मांस के लिए, पूर्णतः मांस के लिए ब्लैक बंगाल नाम की जो ब्रीड है, जो बंगाल तरफ से आती है, वो पूर्णतः मांस के लिए है। बारबरी और बीटल, और ये तीनों पांचों जो हैं ये इस समय इनका प्रदेश में प्रचलन है, और एक अच्छे प्रतिरोध क्षमता वाली ये बकरियां हैं जो प्रदेश में किसान भाई हमारे उपयोग में और प्रचलन में ला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई हमारी नस्ल की कि कौन सी नस्ल का चुनाव किया जाना चाहिए, लेकिन यदि हम बात करें वहीं कुछ ऐसी योजनाओं की कि जिन योजनाओं के माध्यम से जो हमारे पशुपालक भाई बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ ले सकते हैं? देखिए, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही किसानों की आय को दुगनी करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं। जी, जहां पर हम केंद्र सरकार की बात करें तो जो राष्ट्रीय पशुधन निगम जो मिशन है, लाइव स्टॉक मिशन है, उसके माध्यम से 1 करोड़ रुपए तक की राशि जो है बकरी पालन के लिए सरकार दे रही है, जिसमें 25 से 30% की सब्सिडी है। हमारे किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके प्रशिक्षण भी सतत चल रहे हैं, 15 दिवसीय 1 माह के प्रशिक्षण। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की भी कुछ बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, जैसे कि 10 धन 1 बकरी, 10 बकरियों पर 1 नर के साथ में एक योजना है। साथ ही साथ बकरा, जमुनापारी बकरा की योजना है। इन सारी योजनाओं के माध्यम से जो बकरी पालन है उसका प्रचार प्रसार प्रदेश के माध्यम से किया जा रहा है। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है और आज का कार्यक्रम है बकरी पालन से लाभ। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी, जो कि हैं प्रोफेसर हेड पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से। डॉक्टर साहब, आपका पुनः कार्यक्रम में स्वागत है। और साथ ही साथ भोपाल से एक पशुपालक के रूप में हमारे बीच में निखिल खरे जी भी मौजूद हैं। निखिल खरे जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये तो बात है डॉक्टर साहब योजनाओं की कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो लाभकारी हैं, लेकिन यदि संपर्क करना चाहें तो किस प्रकार किया जा सकता है? जी, मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग है पशुपालन एवं डेयरी विभाग, उसके संचालय है मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। केंद्र स्तर पर यह है और सभी जिलों में जिला उपसंचालक हैं पशुपालन के। हमारे किसान भाई उन उपसंचालक पर से संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। प्रदेश में एक पशु चिकित्सा का विश्वविद्यालय भी है जो जबलपुर में स्थित है, नानाजी देशमुख के नाम से। वहाँ भी सतत प्रशिक्षणों के माध्यम से बकरी पालन को लाभ का व्यवसाय के रूप में वैज्ञानिक पद्धति से यह कार्य चल रहा है। तो प्रदेश के समस्त जिलों में जिला उपसंचालक जो हैं, साथ ही साथ प्रदेश में केंद्र के स्तर पर जो भोपाल में कार्यालय है पशुपालन का, उससे कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं जो नानाजी देशमुख जबलपुर में स्थित है, इन तीनों की वेबसाइट के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से सतत प्रशिक्षण और इसकी सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, लगे हाथ हमें ये भी बताइए कि जो हमारे पशुपालक भाई प्रशिक्षण लेंगे किसी कार्यक्रम से जुड़ के, तो इनकी अवधि कितने कितने समय की होगी? जी, जो मैंने बताया कि राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन जो है उसके हिसाब से प्रशिक्षण चल रहे हैं। प्रदेश में भी योजनाओं के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये 7 दिवस से लेकर 1 माह के प्रशिक्षण है, 7 दिवसीय, 15 दिवसीय और एक माह का। इसमें आपको वैज्ञानिक पद्धति से नस्लों का चुनाव, उनका रखरखाव, उनके वृद्धि दर में योजना, आहार व्यवस्था कि कैसा सूखा चारा हो, कैसा गीला चारा हो, अनाज का मिश्रण कैसा हो, बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण जैसा कि चर्चा में हुई, ये पूरी वैज्ञानिक पद्धति से अद्यतन जो तकनीक है उनके माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं और जिसको निश्चित रूप से हमारे किसान भाई क्षेत्र में जाकर उपयोग करते हैं। वहीं डॉक्टर साहब, हम बात करें आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों की, तो उनको कुछ विशेष सहायता प्रदान की जाती है? आर्थिक रूप से किसानों के लिए सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से रखा है। मैंने आपको बताया कि 10 धन 1 की जो स्कीम है ये पूर्णतः निःशुल्क है। सरकार इसमें देती है 10 बकरियों पर 1 बकरा। एक नर बकरा, यदि ऑलरेडी आपके पास बकरियां हैं तो एक नर बकरा जमुनापारी बकरा के रूप में रहेगा। और जो राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन के तहत जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे आप 2 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक जाते हैं, जो बड़ा व्यवसायी हैं, उसमें भी 25 से 30% की सब्सिडी सरकार हमको देती है। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम बात करें अगर हम बकरी पालन से मिलने वाले जो उत्पाद हैं, यदि हम उनको क्रम के अनुसार अगर हम उनकी बात करें, तो वे कौन कौन से उत्पाद हैं जो आप हमें बताना चाहिए? देखिए, जैसा अभी चर्चा में ध्यान में आया है कि बकरियों से मांस जो है, बकरियों का मांस इस समय सबसे गुणवत्तापूर्वक, जो अमीनो एसिड कंटेंट है बहुत अच्छा है। इसे हमारे लोग बहुत पसंद भी करते हैं। साथ ही साथ मांस के साथ में जो वसा का जो प्रतिशत है वो भी आदर्श 7 से 8% है। मांस खाने में बहुत अच्छा है, रसीला है, इसलिए इसका प्रदेश में प्रचलन है। त्योहारों के आसपास आप देखेंगे कि बकरियों के मांस का प्रचलन बहुत अधिक हो जाता है। बकरियों के दूध की मैंने बात की, बड़ा ही सुपाच्य है। जी। आपने देखा है कि छोटे बच्चे को जब माँ का दूध नहीं मिलता है तो बकरियों के दूध ही देते हैं, क्योंकि वसा के कण जो हैं वो बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत सुपाच्य है। औषधीय गुण युक्त है। बकरियों को चरक व शुश्रुत मैंने आपको बताया, वनस्पति ज्ञान ये उनको रखते हैं, तो दूध सुपाच्य है, बहुत पोषण साथ में। इसके साथ साथ हमको बकरियों से उनका जो ऑर्गेनिक खाद मिलती है हमको, वो नर्सरियों में हमारे किसान भाई, जैसा कि हमारे प्रगतिशील किसान बता रहे थे, कि उसका जैविक खेती के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और अंत में जो बकरी की खाल है उसे हम चमड़ा उद्योग में उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर बकरी समग्र रूप से एक लाभ के व्यवसाय के रूप में हम सभी के ध्यान में आती है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत उपयोगी आपने उत्पाद बताए जो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। वहीं खरे जी, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे वर्षा ऋतु का समय है तो कुछ चुनौतियाँ आपके सामने भी पेश आती होंगी, जैसे रोग कीट वगैरह की, तो इनसे आप कैसे निपटते हैं? देखिए, पहले तो हमको बरसात से पहले अपने शेड को देखना पड़ता है कि उसमें कहीं पानी तो नहीं टपक रहा है या कहीं बौछार तो नहीं आ रही है। उस शेड की मरम्मत कराने के बाद एक आजकल बारिश में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है किसान भाइयों के यहाँ, बिजली के तार भी खुले रहते हैं, उससे करंट आने की संभावना भी रहती है। तो इसको भी अपन को पहले जो प्लग और जो तार हैं उनकी भी सब व्यवस्था करनी चाहिए। और सबसे बड़ी एक बात होती है कि बारिश के मौसम में पशुओं को जो जहरीले सर्प इत्यादि से भी भय रहता है, तो अपन को लगातार वो भी देख रेख करनी पड़ती है कि ये जहरीले सांप वगैरह से पशुओं को बचाने के लिए हमारे यहाँ कोई ऐसे मेढक इत्यादि जानवर अपने शेड में ना घुसे जिसके कारण से सांप अंदर आए। और इसके अलावा अपन देखते हैं कि अपन जहाँ पे अपना भूसा या दाना रखते हैं उसमें भी नमी ना आए या कहीं से सीलन ना आए, जिससे फफूंद लगती है और उस फफूंद
वाले खाने को या भूसे को खाने से भी पशु बीमार हो सकता यानी है। कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सावधानियां रखनी सावधानियां बिल्कुल रखना चलते पड़ता चलते है। आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे युवा हैं जो पशुपालन क्षेत्र से जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अच्छा है कि आपके घर में थोड़ी भी जगह है तो आप, और छोटी मोटी खेती भी है, सब्जी भी उगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ छोटे पशुओं का आप, यदि कम जगह है तो छोटे पशुओं को रख के उसका व्यवसाय कर सकते हैं। और अपनी जो बाहर जाके शहरों में जाके अपन कमाते हैं उससे अच्छा इनकम आप, एक स्थायी इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं खेती से। जी, तो कितनी अच्छी बात बताई खरे जी ने कि जिनके पास या तो कम ज़मीन है या कम स्थान है तो वे बकरी पालन करके, कम स्थान में करके और एक अधिक लाभ कमा सकते हैं, इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे भी हम चलते चलते यही जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बकरी पालन है वो बेरोजगारी को किस स्तर तक कम कर रहा है, और युवाओं के लिए आप एक संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों से ये आज के हमारे युवाओं से अनुरोध करूंगा कि खेती के साथ साथ वो इस व्यवसाय के, बकरी पालन के व्यवसाय के रूप में अवश्य रूप से आएँ। यदि हम इनपुट आउटपुट लागत और उससे आय की बात को हम देखें तो लगभग बकरी पालन से 10 से 20 बकरियों से आप देखेंगे कि 1 से 1.5 लाख रुपए की आय प्रतिवर्ष आप इन 10 बकरियों से ले सकते हैं। इनके उत्पादों का विक्रय कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण सरकार इस संबंध में हमारे युवाओं को स्वावलंबी और समर्थवान बनाने के लिए तत्पर है। मुझे लगता है आज के युवा में जो ऊर्जा है उसको लेकर वैज्ञानिक पद्धति से जो स्वच्छता के आधार पर यदि प्रशिक्षण लेकर इसको करते हैं तो निश्चित रूप से बकरी पालन एक कैश क्रॉप के रूप में जब चाहें तब आपको राशि उपलब्ध हो जाएगी, एक ऐसे व्यवसाय के रूप में हम सभी के बीच में ध्यान में आएगा। सभी वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण लें, इसका पालन करें तो एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में बकरी पालन हम सभी के बीच में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे पशुपालक भाइयों को बकरी पालन संबंधी वे जो तमाम जानकारियां दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी को साथ ही साथ निखिल खरे जी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे पशुपालक भाइयों के साथ अपने सुझाव साझा किए, आपका भी धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों की आय बढ़कर दोगुनी हुई, नैनो यूरिया समय की जरूरत, उद्यानिकी विभाग से मिलेंगे पौधे, साथ ही पोर्टल में बीज उपलब्ध, गेंदे की खेती से आई बहार। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कई किसानों की आय दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए उर्वरकों पर केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार में केसीसी और बाकी संस्थागत लोन की राशि मात्र 7 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए हो गई है। फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के मुकाबले 1,83,000 करोड़ रुपए क्लेम किसानों के खाते में डालने का काम किया है। श्री चौहान लोकसभा में जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़े, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि लागत में कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर किसानों को एमएसपी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल व्यापक पैमाने पर एमएसपी पर फसलों की खरीदी हो रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि अब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की दिक्कतें दूर कर यस्टेक अर्थात प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली अपनाई गई है तथा सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल का आकलन करने की व्यवस्था की गई है। इससे पारदर्शी व्यवस्था को बल मिलेगा। अब डिजिटल माध्यम से फसल की क्षति का आकलन हो सकेगा, जिसके आधार पर पूरी भरपाई किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नैनो यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की घर पहुंच सेवा आरंभ करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। इससे अनुदानित यूरिया के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री प्रदेश में खाद उर्वरक की उपलब्धता के बारे में समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीफ 2025 के लिए किसानों को सुविधापूर्वक व्यवस्थित ढंग से उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिसब्रांडिंग, अवैध परिवहन पर कठोर कार्रवाई की जाए। विक्रय केंद्रों पर किसानों की अधिक भीड़ होने पर अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था कर विक्रय प्रक्रिया संचालित की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपणन संघ के विक्रय केंद्रों और पैक्स में निर्धारित अनुपात अनुसार उर्वरक का भंडारण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर डबल लॉक केंद्रों, पैक्स और निजी विक्रय केंद्रों का
आकस्मिक रूप से निरीक्षण कर जांच करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान हो या आमजन, खरीदकर पौधे लगाने और उन्हें बड़ा करने पर लागत अधिक आती है, इसलिए सबको नर्सरी और बगीचा लगाने के लिए प्रेरित तो करें, परंतु उन्हें पौधे उद्यानिकी विभाग उपलब्ध कराएं। डॉक्टर यादव एक पेड़ मां के नाम अभियान की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम खर्च में ज्यादा फायदा देने वाले फलदार और छायादार पौधे अधिक संख्या में रोपण कराया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक लाभ देने वाली पौध प्रजाति का चयन किया जाए, जिससे भविष्य में इनकी मांग के अनुरूप आपूर्ति भी तैयार की जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों और निजी क्षेत्रों को भी एक पेड़ मां के नाम अभियान से जोड़ा जाए। सभी विभाग लक्ष्य की पूर्ति के लिए पौधरोपण में तेजी लाएं और रोपे गए पौधों की मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से कर सकें। उद्यानिकी विभाग किसानों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करे, जिससे निकट भविष्य में फलों को बेचकर उनकी आय में वृद्धि हो सके। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार के मापदंड के अनुसार किसानों को खरीफ फसलों की बोवनी के लिए साथी पोर्टल पर मानक बीज उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मानक बीज का प्रमाणीकरण कार्य निरंतर किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री कंसाना की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदेश में चलाई जा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए किसानों द्वारा ई कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सरकार लगातार किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ उद्यानिकी तथा अन्य फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में बुरहानपुर जिले में किसान पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ अब गेंदे की खेती भी कर रहे हैं। बढ़ते मुनाफे को देखते हुए पिछले साल की तुलना में इस साल 3 गुना किसानों ने अपने खेतों में गेंदे के पौधे लगाए हैं। त्योहारों, उत्सवों के इस माहौल में जिलों में फूलों के विशेष रूप से गेंदे की मांग खूब बढ़ रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. सिंह का कहना है कि जिले में पहले जहां किसान पारंपरिक फसलों की खेती किया करते थे, अब वहीं फूलों की खेती करने में भी किसान खूब रुचि ले रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर किसानों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले में जहां पहले 60 हेक्टेयर में ही गेंदे की खेती होती थी, वहीं अब 130 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान गेंदे उगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।